वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम डोजेज फॉर्म के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स को पढ़ा जा रहा है। पिछले लेक्चर्स में 5 एडिटिव्स को डिस्कस कर लिया गया था। अब इस लेक्चर में बाकी तमाम एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स को पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें 6 नंबर पर है लुब्रिकेंट्स और एंटी एडहेरेंट्स। ये क्या होते हैं, मज़ीद इनके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टाल्क। सबसे पहले लफ्ज़ पंचेस एंड डाइज को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। पंचेस कहा जाता है उस चीज़ को जिसकी मदद से हम दबाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी पाउडर नुमा चीज़ को एक मखसूस किस्म की शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो दबाव डाला जाएगा उस दबाव वाली चीज़ को पंच का नाम देंगे। और डाइज क्या होती हैं? डाइज असल में ऐसे बर्तन को कहा जाता है जो कि किसी भी चीज़ को एक मखसूस किस्म की शक्ल देता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर फ्रिज में हम बर्फ़ को जमाने के लिए एक मखसूस किस्म का प्याला नमा बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उस बर्तन को हम डाइज का नाम देंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि लुब्रिकेंट्स या फिर एंटी एडहेरेंट्स ये क्या हैं। जब भी हम गोलियां यानी कि टैबलेट्स को बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम जिन भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को हम पाउडर की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। ये जब पाउडर तैयार हो जाता है तो इसको टैबलेट्स बनाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। जब हम इस पाउडर को टैबलेट बनाने वाली मशीन में डालते हैं और ये पाउडर जब उस मखसूस किस्म की डाई के पास पहुंचता है, तो उस डाइस में जाने के बाद जब इसके ऊपर पंच किया जाता है तो इस सूरत में पाउडर उस डाइस के साथ जाकर चिमट भी सकता है। तो इस तरह से उस डाइस के साथ इस पाउडर को चिमटाने से बचाने के लिए, उसके साथ जमने से बचाने के लिए हम इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर एक मखसूस किस्म का इंग्रेडिएंट यानी कि इज्जा को शामिल कर देते हैं और इस इज्जा को लुब्रिकेंट्स या फिर आप एंटी एडहेरेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि पाउडर को किसी भी चीज़ के साथ जुड़ने या फिर जमने से बचाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम स्टीरेट और टाल्क वगैरह, इनका इस्तेमाल ख़ास किस्म की गोलियों में लिए किया जाता है ताकि ये गोलियां डाइस के साथ और पंचेस के साथ बिल्कुल भी जुड़ ना सकें। आपको नीचे इन दोनों की तस्वीर वाज़िया तौर पर दिखाई गई हैं। 7वें नंबर पर है ग्लाइडेंट्स यूज्ड इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पाउडर मिक्सचर। ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पर टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बनाने में किया जाता है। जब भी टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बनाने की तैयारी की जाती है तो इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को पाउडर की शक्ल में तब्दील किया जाता है और जब इस पाउडर को किसी भी मशीन के अंदर डाला जाता है तो ऐसी सूरत में उस पाउडर के अंदर फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने वाली खुसूसियात को बढ़ाने के लिए जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ग्लाइडेंट कहते हैं। सादा ज़बान में ग्लाइडेंट का असल में मकसद ये होता है कि मशीन के अंदर जो पाउडर डाला जा रहा है वो पाउडर खुद ब खुद ही एक जगह से दूसरी जगह सिरक जाए, एक जगह से दूसरी जगह बासानी हरकत कर जाए। इस तरह की खुसूसियात को बढ़ाने के लिए जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ग्लाइडेंट्स का नाम देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोलाइडल सिलिका, कॉर्न स्टार्च एंड टाल्क वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाई गई हैं। 8वें नंबर पर है सरफेक्टेंट्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सरफेस एक्टिव यानी कि ऊपर वाली सतह। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। सरफेक्टेंट्स में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस which when added to a liquid lower the interfacial tension between the two phases
thus make them miscible. This phenomena is commonly used to make two immiscible liquids miscible with each other and to dissolve the drugs. सरफेक्टेंट्स की तारीफ कुछ इस तरह से है कि ये ऐसी सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनको हम किसी भी माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी अशिया जो कि लिक्विड हों यानी कि माया हालत में पाई जाती हों, जैसा कि मिसाल के तौर पर पानी और तेल, और ये चीज़ें एक दूसरे में हल भी ना होती हों, जैसा कि पानी और तेल एक दूसरे में हल पजीर नहीं होते, लेकिन ऐसी चीज़ों को एक दूसरे में हल करना भी ज़रूरी हो, तो ऐसी सूरत में इनके अंदर जो तीसरी चीज़ डाली जाती है उसको सरफेक्टेंट्स या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट कहा जाता है, ताकि वो इन दोनों चीज़ों की जो सरफेस है यानी कि पानी और तेल के दरमियान में जो दीवार है उसको ख़त्म करके इन दोनों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर दे, तो इसी को हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट्स ऐसी अशिया को कहा जाता है जो कि हम किसी ऐसी चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पानी और तेल, जो कि एक दूसरे में हल ना होती हों लेकिन उनको हल करना भी ज़रूरी हो, तो ऐसी सूरत में उनके अंदर हम सरफेक्टेंट्स को डाल देते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से हल पजीर हो जाएं और ऐसी अद्वियात अच्छे से एक दूसरे में हल पजीर हो, तो इनको हम सरफेक्टेंट्स या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स का नाम देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सरफेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेट इज, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है पोलर पार्ट। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल का एक हिस्सा मस्बत जबकि दूसरा मनफी हो तो उसको हम पोलर पार्ट कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास स्टिक यानी कि छड़ी है और इस छड़ी का एक हिस्सा मस्बत है जबकि दूसरा हिस्सा इसका मनफी है, यानी कि एक कोना पॉजिटिव है और दूसरा कोना उसका नेगेटिव है, तो इसको हम पोलर पार्ट का नाम देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन पोलर पार्ट। जिन मॉलिक्यूल्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता उनको नॉन पोलर पार्ट कहा जाता है। When such molecules are placed in two phases of the different polarities, the polar part moves towards the high polarity phase while the non-polar part moves towards the low polarity phase and they are absorbed at the interface। सबसे पहले लफ्ज़ पोलैरिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पोलैरिटी की तारीफ कुछ इस तरह से है कि बॉन्ड से जुड़े हुए एटम पर इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को पोलैरिटी कहा जाता है। जब हम किसी भी ऐसी सब्सटेंस यानी कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने पानी और तेल दोनों ही डाले हुए हैं और इस तरह से हमें ये वाज़िया हो चुका है कि ये दो सतहें बन चुकी हैं। जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को यानी कि सरफेक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर और नॉन पोलर पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ऐसी सब्सटेंसेस के अंदर डालते हैं जो कि पहले से ही टू फेजेस होती हैं और वो मुख्तलिफ तरह की पोलैरिटीज़ भी रखते हों, तो ऐसी सूरत में इन सरफेक्टेंट का जो पोलर पार्ट होगा वो हाई पोलैरिटी की तरफ हरकत करेगा, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो लो पोलैरिटी फेज़ की तरफ हरकत करेगा। यानी कि एक जो है वो मस्बत की तरफ जा रहा है, एक हाई की तरफ जा रहा है और एक लो यानी कि मनफी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये फिर एक दूसरे के साथ बड़ी ही अच्छे तरीक़ेकार के साथ जज़ब हो जाएंगे और इस तरह से पानी और तेल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको सादा सी ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं कि हाई पोलैरिटी और लो पोलैरिटी से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर आपने एक बीकर के अंदर पानी और तेल को डाला है जो कि एक दूसरे में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। अब आप इसके अंदर सरफेक्टेंट को डाल रहे हैं जो कि पोलर और नॉन पोलर पार्ट पर मुश्तमिल है। जैसे ही हम इसको किसी भी चीज़ के अंदर जैसे ही हम सरफेक्टेंट को डालेंगे तो ऐसी सूरत में जो पोलर पार्ट होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करेगा
और उसके अलावा जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करेगा, यानी कि उन दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे की तरफ होगी, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे में यानी कि पानी और तेल एक दूसरे में फिर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स की 3 इकसाम हैं, जिसमें पहले नंबर पर है एनायनिक सरफेक्टेंट्स। ये ऐसे सरफेक्टेंट्स को कहा जाता है जिन पर मनफी चार्ज होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कीटायनिक सरफेक्टेंट्स। ये ऐसे सरफेक्टेंट्स को कहा जाता है जिन पर मस्बत चार्ज होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। ये ऐसे सरफेक्टेंट्स को कहा जाता है जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। आप इन तीनों को वाज़िया तौर पर साथ में लगी तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम सरफेक्टेंट्स की चंद मिसालें देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सल्फेटेड कंपाउंड्स लाइक सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम स्टीराइल सल्फेट, डायोस्टाइल सोडियम सल्फोससीनेट वगैरह। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बेंजल कोनियम क्लोराइड और तीसरे नंबर पर है ग्लाइसिराइल मोनोस्टीरेट स्पैंस एंड क्वींस सिट्रास। नंबर 9 is hydrocolloids or suspending agents. These are high molecular weight solid substances which when added to water produce high viscous solutions, suspensions और gels. हाइड्रोकोलाइड्स या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स ये ऐसी ठोस चीज़ों को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, और ऐसी अशिया को हम सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और जेल जैसी चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको अच्छे से गहरा किया जाए, इनकी गहराई को इंक्रीज़ किया जाए, इनको पतले से गहरा किया जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम जिस भी सब्सटेंस या जिस भी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं उनको हाइड्रोकोलाइड्स या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स कहा जाता है। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स used to reduce sedimentation rate of the particles in a vehicle. They are also known as gums and consist of the polysaccharides and proteins. किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी को बढ़ाना हो यानी कि उसके गहरेपन को इंक्रीज़ करना हो और उसको पैंदे में जमने से रोकना हो, तो उसके अंदर हम जो भी एजेंट इस्तेमाल करते हैं उनको सस्पेंडिंग एजेंट कहा जाता है। आप हाइड्रोकोलाइड्स और सस्पेंडिंग एजेंट्स को आप गम्स भी कह सकते हैं, यानी कि हम इनको गम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, जिसमें शामिल हैं सबसे पहले नंबर पर नेचुरल, यानी कि ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सेमी सिंथेटिक, यानी कि ऐसे सस्पेंडिंग एजेंट्स जो कि कुदरती तौर पर और इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज में भी तैयार किए जाते हों, उनको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। यानी कि केमिकल और कुदरती तौर पर पाए जाने वाली चीज़ों को मिला के हम जो सस्पेंडिंग एजेंट तैयार करते हैं उनको सेमी सिंथेटिक कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सिंथेटिक, यानी कि जिनको हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार करते हैं और ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम सिंथेटिक हाइड्रोकोलाइड्स या फिर सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। इस स्लाइड में सस्पेंडिंग एजेंट की चंद एक मिसालें देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट, जिसमें शामिल है अकेशिया, ट्रैगागैंथ, एगर जो कि पौधों से हासिल की जाती है, जेलेटिन एंड कैसीन जो कि जानवरों से हासिल की जाती है, सिलिका, कोलाइडल एलुमिना, बेंटोनाइट एंड वीगम। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सेमी सिंथेटिक, जिसमें शामिल है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज वगैरह। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ओनली अ फ्यू आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल कार्बोपोल्स एंड पॉलीऑक्स। नंबर 10 इज़ स्टेबलाइजर्स। इसको समझने से पहले स्टेबिलिटी को समझते हैं कि ये क्या है। अद्वियात को बनाने के बाद उनकी हालत को एक मखसूस अरसे तक बरकरार रखना
स्टेबिलिटी कहलाता है। और अद्वियात की इस हालत को बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको स्टेबलाइजर्स कहते हैं। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ फार्मूलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर to remain within the physical, chemical, microbiological, therapeutic, and toxicological specifications. The substances used to control these stabilities are known as stabilizers. अद्वियात की तैयारी के बाद जब अद्वियात को एक मखसूस किस्म के बर्तन यानी कि कंटेनर में डाला जाता है तो फिर उसके बाद उस दवाई का सही हालत में रहना, उस दवाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का अपनी हालत को बरकरार रखना, उस कंटेनर के अंदर किसी भी तरह के जरासीम का दाखिल ना होने पाना और उसकी दवाई के अंदर किसी भी तरह की फंजाई का ना लगना और दवाई का इलाज के काबिल ही रहना और किसी जहर आलूद मवाद में तब्दील ना होना, इन तमाम चीज़ों की बरकरार रखने के लिए जिस एजेंट या फिर जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। यानी कि स्टेबलाइजर्स ऐसी अशिया का नाम है जो कि अद्वियात को अपनी शक्ल में बरकरार रखती हैं और जिनमें शामिल है पहले नंबर पर एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरे नंबर पर चिलेटिंग एजेंट्स, तीसरे नंबर पर बफरिंग एजेंट्स और चौथे नंबर पर है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। ये अहम तरीन स्टेबलाइजर्स हैं जो कि अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर है एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ प्रिपरेशंस बाय ऑक्सीडेशन। सबसे पहले लफ्ज़ ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ऑक्सीडेशन की तारीफ कुछ इस तरह से है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सादा ज़बान में किसी भी चीज़ के अंदर नमी का आ जाना या फिर ठोस चीज़ों के अंदर नमी का जज़ब हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऐसी अद्वियात जिनके अंदर ऑक्सीजन के जाने के ख़तरात हों और वो ऐसी अशिया जो कि माहौल से नमी को जज़ब करती हों और इन चीज़ों को नमी से बचाने के लिए जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड और टोकोफिरोल्स, ये तमाम वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अद्वियात माहौल से नमी को जज़ब ना करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चिलेटिंग एजेंट्स, substances that form stable water soluble complexes chelate with metals. These metals might promote instability. ऐसी अशिया जो कि धातुओं के साथ मिलकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती हों। इसका मतलब ये है कि कोई भी दवाई के अंदर अगर धात आ जाए तो ऐसी सूरत में वो दवाई के साथ मिलकर पानी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो उसको हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। और ऐसी धातें असल में अद्वियात को ख़राब ही करती हैं और इनकी ख़राबी को बचाने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एडिटेड डाइसोडियम। चिलेटिंग एजेंट्स इसलिए अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर कोई भी धात आ जाए तो ऐसी सूरत में वो धात इस दवाई को ख़राब ना कर पाए और उसमें किसी भी तरह का जुड़ने का अमल ना पैदा हो और वो अद्वियात लंबे अरसे तक महफूज भी रखी जा सके। तीसरे नंबर पर है बफरिंग एजेंट्स, यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। जब हम किसी भी दवाई को पतला करना चाहें या फिर किसी भी दवाई के अंदर मज़ीद एसिड या अल्कली को डालना चाहें तो ऐसी सूरत में उस दवाई का अपनी हालत में बरकरार रहना, यानी कि जब हम उस दवाई के अंदर मज़ीद एसिड या मज़ीद अल्कली को डालेंगे तो ऐसी सूरत में उसके अंदर किसी भी तरह की तेज़ाबियत या अल्कली को बढ़ाने से रोकने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसको बफरिंग एजेंट्स कहते हैं।
बात बिल्कुल सादा सी है, यानी कि बफरिंग एजेंट्स ऐसी अशिया का नाम है जो कि हम ख़ास तौर पर महलूल वाली अद्वियात के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके अंदर अगर हम मज़ीद एसिड या अल्कली को डालें तो इस सूरत में उनका पीएच बिल्कुल भी तब्दील ना हो, और जो चीज़ पीएच को तब्दील होने से रोकती है उसी को हम बफरिंग एजेंट कहते हैं, जिसकी चंद एक मसाले यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसमें शामिल हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट एंड पोटाशियम फास्फेट वगैरह। इसके बाद चौथे नंबर पर है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीम से बचाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। यूज्ड इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी अद्वियात जो कि माया हालत में पाई जाती हों या फिर वो सेमी सॉलिड हालत में हो, उनके अंदर जरासीम को रोकने से या फिर जरासीम की ग्रोथ से उनको बचाने के लिए, उनके अंदर जरासीम की बढ़ोतरी को बचाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर इमल्शियंस एंड सस्पेंशंस मस्ट बी सूटेबली प्रिजर्व्ड बिकॉज वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड वेरी गुड मीडियम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। जैसा कि मिसाल के तौर पर इमल्शन और सस्पेंशन की तैयारी में ख़ास तौर पर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन अद्वियात की तैयारी में पानी और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तौर पर बैक्टीरिया और मोल्ड्स की खुराक हैं। बैक्टीरिया और मोल्ड्स वगैरह इन तरह की चीज़ों के अंदर बड़ी आसानी के साथ बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इनकी खुराक का हिस्सा होते हैं। तो ऐसी अद्वियात को बचाने के लिए इनके अंदर ख़ास तौर पर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंटल प्रिपरेशंस पैक्ड इन मल्टी डोज कंटेनर्स मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। ऐसी अद्वियात जो कि टीके की शक्ल में पाई जाती हों और ऐसे टीके जो कि एक सिंगल डोज पर मुश्तमिल हो या फिर वो मल्टी डोज कंटेनर्स के अंदर पाए जाते हों, तो उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक मखसूस अरसे तक महफूज रह सके। नंबर 11 फ्लेवरिंग एजेंट्स impart a pleasant flavor and often order to a preparation and to mask specific type of taste of the preparation and thus make them more palatable। ऐसी अद्वियात जिनका जायका और खुशबू अच्छी ना हो, उन अद्वियात के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी खुशबू को बढ़ाया जा सके, उनके जायके को अच्छा किया जा सके और उनका जायका जो कि अच्छा ना हो और उसको एक अच्छी और बेहतरीन किस्म के जायके में तब्दील किया जा सके ताकि कोई भी मरीज़ उसको बाआसानी निगल सके। तो इस तरह की अशिया को फ्लेवरिंग एजेंट्स कहा जाता है। ये अद्वियात के अंदर ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अद्वियात की खुशबू और उनके जायके को बढ़ाया जा सके। जैसा कि मिसाल के तौर पर चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज़, वनीला एंड मेंथोल वगैरह। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा कि हम बाज़ार से कोई भी शरबत ख़रीदते हैं तो हमें उसमें बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही होती है और हमें लगता है कि खुशबू के साथ साथ इसका जायका भी अच्छा होगा। तो इसी तरह अद्वियात के अंदर भी हम कुछ इस तरह की अशिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि अद्वियात के जायके को और उनकी खुशबू को अच्छा बनाया जा सके। नंबर 12 स्वीटनिंग एजेंट्स used to impart sweetness to a preparation and mask the objectionable taste of the drugs। अद्वियात के कड़वे जायके को ख़त्म करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको स्वीटनिंग एजेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसी अद्वियात जिनका जायका कड़वा हो और उनको मीठे जायके में तब्दील करना हो, तो मीठे जायके में तब्दील करने के लिए जिन मीठी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको स्वीटनिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सक्रोज इज़ मोस्ट माइल्डली यूज। सक्रोज का अद्वियात के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है।
इसके अलावा शामिल है लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल एंड एस्पार्टेट वगैरह। नंबर 13, कलरिंग एजेंट्स, सब्सटेंसेस यूज्ड टू इम्पार्ट कलर टू लिक्विड एंड सॉलिड प्रिपरेशंस। ऐसी अद्वियात की तैयारी जो कि माया और ठोस हालत में पाई जाती हों, उनको ख़ास किस्म का रंग देने के लिए जिन मादों का इस्तेमाल किया जाता है उनको कलरिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कैरामिल, फेरिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स, FD एंड C कलर्स, ये वो तमाम रंगों के नाम हैं जो कि अद्वियात को मखसूस किस्म का रंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने बाज़ार में तो देखा होगा कि मुख्तलिफ़ रंगों के कैप्सूल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के गोलियां मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रंगों के अंदर शरबत भी पाए जाते हैं। तो इन अद्वियात के अंदर जो खूबसूरत किस्म के रंग नज़र आते हैं, उन्हीं रंगों को हम कलरिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये डोजेज फार्म वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।